जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम दाखिल खारिज या प्रॉपर्टी म्यूटेशन क्या होता है, वरासत या वसीयत और बेनामा में क्या अंतर होता है, और साथ ही जानेंगे अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून जो सन 1956 में आया था उसमें संशोधन करके पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हक दिया था। यह हक वरासत में से मिलेगा उनको या फिर उनकी वसीयत में से मिलेगा, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और अगले पॉइंट की बात करेंगे कि क्यों बेनामा या रजिस्ट्री की जांच के लिए तहसीलदार द्वारा 35 दिन का समय लिया जाता है। और साथ ही जानेंगे कि दाखिल खारिज या रजिस्ट्री पूरी हो जाने के बाद अपना नाम आप किस भूलेख की साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दाखिल खारिज यानी प्रॉपर्टी म्यूटेशन, जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं। अब आप कब्जे से मतलब ये नहीं है कि किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेना। कब्जे का मतलब यहाँ पर ये है कि सरकारी दस्तावेज में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी राजस्व विभाग के जो कागज़ होते हैं, खतौनी वगैरह होती है, जब उनमें परिवर्तन होता है तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन। यानी कि जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हट करके किसी अन्य व्यक्ति का नाम या अन्य व्यक्तियों का नाम आ जाए तो इसे दाखिल खारिज कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दाखिल खारिज से ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है, तो इसे कहते हैं दाखिल खारिज। 100 बात की एक बात, दाखिल खारिज क्या है? ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन। यानी आज ये इस मालिक के पास है और दाखिल खारिज के बाद वो दूसरा नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो दाखिल खारिज कितने प्रकार से होता है? दाखिल खारिज 3 प्रकार से होता है, ठीक है। तो दाखिल खारिज 3 प्रकार से होता है। पहला वरासत, वसीयत और बेनामा। वरासत क्या होती है? देखिए, वरासत को पहले इन तीनों वर्डों को हम समझते हैं। वरासत क्या है? मान लीजिए ये कोई शख्स है, ठीक है, ये कोई शख्स है, राम बाबू मान के चलिए, ये है राम बाबू। वरासत वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही होती है, ठीक है। मान लीजिए राम बाबू के ये हो गए पिताजी, इनके फिर पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी। जब वो कोई संपत्ति लेते हैं तो 4 पीढ़ियों बाद जो 5वीं पीढ़ी को दी जाती है उसे कहते हैं वरासत, ठीक है। तो वरासत समझ गए। तो वरासत ये होती है जो अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बेटियों को भी बेटों के बराबर हक मिलेगा, वो वरासत में से मिलेगा, ठीक है। इसी वरासत में से मिलेगा, यानी जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, ठीक है, पिताजी के नाम पर है, तो उस वरासत को ही पिताजी की मृत्यु के बाद या जो इंसान है उसकी मृत्यु के बाद ही उसके बेटा और बेटियों को बराबर हक दिया जाएगा उस वरासत में से। और यदि वसीयत की बात की जाए तो वरासत तो आप समझ गए। वसीयत क्या है? देखिए, अब वसीयत की बात की जाए तो वो संपत्ति होती है जिससे वो व्यक्ति एक लेटर पैड पे लिख के जाता है कि मेरी ये संपत्ति इस व्यक्ति को दी जानी है, और उसी के अकॉर्डिंग ही वो संपत्ति दी जाती है। थोड़ा आगे समझेंगे, शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब बेनामा की बात करते हैं। बेनामा यानी कि रजिस्ट्री क्या होती है? तो बेनामा, मान लिया कि ये राम बाबू है, ठीक है, यहाँ पर ये मान के चलिए ये कोई बंदा है और इसने किसी अन्य बंदे से जो है धन दे करके और संपत्ति ली है, तो वो होती है बेनामा, ठीक है। तो वो बेनामा संपत्ति होती है, ये समझ गए। तो यहाँ तक अपने क्लियर कर लिया वरासत, वसीयत, बेनामा क्या है। थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये है राम बाबू, ठीक है। राम बाबू अपने जब डेड होगी इनकी या ये मृत्यु हो जाएंगे, बुढ़ा इंसान है, जब ये ख़त्म होगा तो इसकी जो ज़मीन है किसके पास जाएगी? इसके बेटे के पास। इसका बेटा है श्याम बाबू, एक है ये मनोहर, मान लिया कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये हो गया पिताजी, ये उसका हो गया बेटा, ठीक है। चलो, तो वरासत यानी ऑटोमेटिक बेटे के पास जाएगी, श्याम बाबू के पास चली जाएगी। राम बाबू वसीयत जो है इस व्यक्ति के द्वारा लिखी जाएगी जो श्याम बाबू के पास जाएगी। और जबकि जो है बेनामा जो है मनोहर रुपए दे करके राम बाबू से ले सकता है। रुपए दे करके राम बाबू से लिया गया मतलब जो संपत्ति होगी वो होगी आपकी जो है बेनामा, ठीक है। तो अब क्या किया? देखिए, ये समझा हमने कि वरासत क्या है? भूमि मालिक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को भूमि मिलना ही वरासत कहलाती है। वसीयत क्या है? भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी भूमि किस किस को दी जानी है। और जब भूमि मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही उसकी ज़मीन उसको मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा लिख जाता है। बेनामा या रजिस्ट्री की बात की जाए तो दाखिल खारिज
ठीक है, क्यों ज़रूरी है पहले ये समझ लीजिए। यदि आपने कोई ज़मीन या खेत खरीदा है तो आपको एक बेनामा दस्तावेज मिलता है जो सबूत है कि आपने ज़मीन खरीदी है या रजिस्ट्री कराई है। लेकिन सरकारी दस्तावेज में आप उस ज़मीन के मालिक तब तक नहीं होते जब तक कि आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते। तो दाखिल खारिज होने के बाद आपका नाम सरकारी खतौनी या अन्य सरकारी दस्तावेज में दर्ज होता है, तब आप उस ज़मीन के पूर्ण अधिकारी होते हैं। दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलदार के यहाँ आवेदन देना पड़ता है, साथ ही बेनामे के दस्तावेज की कॉपी भी देनी पड़ती है और अन्य जानकारी भी दी जाती है, जैसे कि आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ये सब दिए जाते हैं। और 35 दिन का, 30 डे नहीं, हमारी टीम ने 35 दिन लिखना था, 35 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद तहसीलदार ऑर्डर करता है और सरकारी दस्तावेज में अथवा खतौनी में विक्रेता का नाम हटा करके क्रेता का नाम यानी आपका नाम आता है। तो ये 35 दिन का समय क्यों दिया जाता है? तो साथ ही 35 दिन का जो समय है इसलिए दिया जाता है कि उस बेनामी की जांच की जा सके। यदि आपने सही तरीके से ज़मीन खरीदी है और कोई भी किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं करता है तो तहसीलदार आपके यानी कि जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, उसके पक्ष में निर्णय देता है और दाखिल खारिज हो जाता है। ठीक है, और इस दौरान यदि कोई भी ऑब्जेक्शन या आपत्ति आ जाती है तो दाखिल खारिज रुक जाता है। इसीलिए कहते हैं 35 दिन के अंदर ही आपका जो ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है और 35 दिन बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं जाता है। दाखिल खारिज के बाद आप अपना नाम उस भूले की सरकारी साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और आपको कैसे चेक करना है इसे समझ लीजिए। आपको गूगल पर सर्च करना होगा भूलेख यूपी। ठीक है, यदि यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार, यूपी, हरियाणा, जहाँ से बिलोंग करते हैं उस गवर्नमेंट स्टेट का यहाँ पर नाम डाल देना शॉर्टकट में। तो यूपी भूलेख .gov.in के नाम से ये सरकारी है। पहली साइट को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आप अपनी जनपद चुनेंगे, उसके बाद तहसील, और तहसील के बाद आप इसमें अपना गांव चुन सकते हैं। और गांव यदि काफ़ी हैं तो इसमें शॉर्ट नाम दिए गए हैं, यदि ए दबाओगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें गाटा संख्या भरनी होगी या खाता संख्या भरनी होगी या खातेदार के नाम के द्वारा, यानी इन तीनों चारों ऑप्शन में से किसी के द्वारा आप अपनी ज़मीन का विवरण चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप गाटा संख्या द्वारा चेक करेंगे, खसरा संख्या के द्वारा, तो यहाँ पर डिजिट डालेंगे और फिर खोज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपका डिटेल, आपका जो गाटा संख्या, आपका कितनी ज़मीन है, वो सभी हेक्टेयर में आपको प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी साथी जानकारी इससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।